संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरियाई राजदूत के रूप में सियो मंजू एक अत्यंत सम्मानित संयुक्त राष्ट्र राजनयिक है। उनके पति जंग जुनिक संसद सदस्य हैं और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए सियोजू ने इस्तीफा दे दिया और कोरिया लौट आईं। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में जंग जुनिक ने उन्हें एक कीमती क्रॉस के आकार का हार भेंट किया। यह चर्च मास में भाग लेने के लिए है। सुबह जांग जुनिक अपनी पत्नी के साथ चर्च के बाहर प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई जो जांग जुन की नीति का विरोध कर रही थी। उत्तर कोरिया के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन की जो उनका मानना है कि दक्षिण कोरिया की नींव को कमजोर करेगी। सियोजू शांति से चर्च में चले गए। उसके पति एक आदमी ऊपर से वीडियो बना रहा था और चुपके से अपना कैमरा उस पर फोकस कर रहा था। उस पर सियोजू मुड़ा मानो उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। जैसे ही पादरी के मार्गदर्शन में प्रार्थना सभा शुरू हुई, सैन्य वर्दी पहने एक आदमी अचानक आगे बढ़ा और अपनी बंदूक निकालकर जंग जुनिक पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर सियो मंजू दौड़कर अपनी सीट से उठी और अपने पति को अपने शरीर से ढक लिया। ठीक समय पर फिल्म बना रहा आदमी नीचे दौड़ा और अप्रत्याशित रूप से गोली चलाकर हमलावर को काबू कर लिया। हालांकि हमलावर ने तैयारी कर रखी थी और आत्महत्या करने के लिए जहर निगल लिया। जंग जुन लिक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अत्यधिक रक्तहानि के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सियो मंजू बहुत दुखी थी क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अपने पति के साथ ऐसा हुआ था और उन्होंने कभी इस नतीजे की कल्पना भी नहीं की थी। जंग जुन आइके की मौत ने न केवल पार्टी में उथल पुथल मचा दी बल्कि उनकी विधवा को पारिवारिक विवादों में भी धकेल दिया। जंग परिवार दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी का मालिक है। सालों पहले दादी ने परिवार की सारी संपत्ति अपने सबसे बड़े पोते जंग जुनिक को हस्तांतरित कर दी थी। अब निःसंतान विधवा होने के नाते सियो मंजू कानूनी तौर पर अपने पति की सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी है। दादी और सास को पारिवारिक व्यवसाय को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा संभाले जाने पर गुस्सा आता है। फिर एक वकील ने जंग जुन की संपत्ति के बंटवारे से संबंधित वसीयत पढ़ी। वसीयत के अनुसार जंग जुनिक चले गए नकद और अचल संपत्ति में अरबों की संपत्ति पूरी तरह से अपनी पत्नी को। सास ने स्पष्टीकरण मांगा जबकि दादी ने खुलेआम अपमानित किया। विधवा ने दावा किया कि बहू बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कभी भी परिवार के योग्य नहीं थी। एक ऐसी महिला होने के नाते जिसने दुनिया भर की यात्रा की थी, सी मंजू कोई आसान नहीं थी। उसने सीधे अपनी दादी और सास को घूरते हुए घोषणा की हालांकि वह धनवान परिवार में पैदा नहीं हुई थी, फिर भी वह अपनी मां द्वारा प्यार से पाली गई बेटी थी जिसने उसे सिखाया था कि वह कभी भी अपने मूल पर शर्मिंदा न हो। अविचल बड़ी उम्र की महिलाओं ने विरासत हड़पने के लिए मुकदमा दायर किया। उनके अलावा सेमुन जू के जीजा जंग जून एक्स के छोटे भाई अपनी महत्वाकांक्षाएं पालता था। एक अभियोजक के रूप में वह अपने भाई की जिम्मेदारी लेने और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा रखता था। निजी तौर पर सेयोजू से आग्रह किया कि वह अपनी विरासत उसके अभियान के लिए दान कर दे। उसने मना कर दिया और उसे और उसके बुजुर्गों को चुनौती दी कि उसे चुनौती दे। जैंग जुन एक्स की हत्या की जांच से पता चला कि हमलावर सार्जेंट किम विशेष युद्ध कमान का सदस्य था। उसके घर में जैंग जोनिक से संबंधित कई तस्वीरें और दस्तावेज थे जिनसे पता चलता है कि वह एक उग्रवादी था जो पुनर्मिलन का विरोधी था। हत्यारे को काबू करने वाला व्यक्ति उपनाम बेक सानहो अज्ञात था। राष्ट्रीयता और घटना के बाद गायब हो गया। घटना उस रात बेक सानहो एक ग्राहक ने उनसे सियो मंजू की सुरक्षा का अनुरोध किया जो कथित तौर पर गंभीर खतरे में थी। तब से उन्होंने चुपके से उन पर नजर रखी और देखा कि अपने दुहक के बावजूद वह अपनी भावनाओं को छुपाए हुए थी और काम में इस तरह डूबी रही जैसे कि विपत्ति ने उन्हें कभी छुआ ही न हो। मध्य पूर्व में भाड़े के सैनिक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बेक सानहो ने पहले ही सियो मंजू उत्कृष्ट संयुक्त राष्ट्र राजदूत पर ध्यान दिया था। अन्य राजनयिकों के विपरीत कोरियाई प्रायद्वीप के बारे में उनके भावुक और हार्दिक भाषणों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। चर्च के माध्यम से पुजारी बेक सानहो ने हार लौटा दिया। सियो मंजू उस दिन चर्च में आए थे। उन्होंने इसे ध्यान से ठीक किया था। पिछली रात चर्च में उनकी बातचीत के दौरान बेक सानहो ने देखा कि सियो मंजू का पीछा किया जा रहा था। उसने तेजी से ट्रैकर को मार गिराया और उसे रात की आड़ में एकांत पहाड़ पर ले गया। जंगल में सियोजू ने सीधे पूछा कि क्या बेक सानहो ने सुना था सार्जेंट किम के आत्महत्या से पहले के आखिरी शब्द। बेक सानहो ने साफ साफ सुन लिए थे। किम ने कहा, मैंने जासूस को मार डाला। इससे मंजू हैरान रह गई। अगर किम पागल नहीं थी तो इसका मतलब था कि उसका पति जासूस हो सकता था।
बेक सान्हो ने उसे वह वीडियो दिखाया जो उसने उस दिन बनाया था। उसमें हत्या से पहले किम ने चर्च के अंदर कुछ रखा था, एक बाइबल और एक खाली बिजनेस कार्ड जिस पर नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ ही देर बाद लोगों के एक समूह ने एक सार्वजनिक फोन बूथ की तलाशी ली, कॉल करने वाले का पता लगाने की कोशिश की। इससे बेक सान्हो और सेओ मुंजू ने निष्कर्ष निकाला कि नंबर का मालिक कोई उच्च पदस्थ अधिकारी होना चाहिए। बेक सान्हो ने चर्च के बाहर से सुरक्षा फुटेज भी साझा की, जिसमें दिखाया गया कि हत्या से पहले किम की मुलाकात एक रहस्यमयी कार में बैठे व्यक्ति से हुई थी, जो कोई और नहीं बल्कि सोमजू का जीजा था। इन सुरागों से लैस सेओ मंजू अपने पति के सहायकों से मिली। हाल ही में उसने देखा कि उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी, मानो किसी बात ने उसके पति को बेचैन कर दिया हो। मुखिया, 1 महीने पहले पता चला था कि जंग जुन रहस्यमय निजी कॉल आए थे। अपनी पत्नी की वापसी से 1 दिन पहले वह असामान्य रूप से उत्तेजित दिखाई दिए और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की मांग की। उन्होंने दावा किया कि एक गिलहरी उनका पीछा कर रही है। सेओ मुंजू को याद आया कि उनके पति ने एक बार एक गिलहरी का चित्र बनाया था और बताया था कि उनके छोटे भाई को बचपन में एक गिलहरी ने काट लिया था, इसलिए उनका उपनाम गिलहरी पड़ा। गिलहरी। अब यह स्पष्ट हो गया कि जोंग जुन निक का पीछा कर रहा था, वह वास्तव में उनका छोटा भाई था। तो मुंजू की सहायक ने फोन करके बताया कि सार्जेंट किम का परिवार जल्दी में स्थानांतरित हो रहा है, जाहिर है बाहरी मदद से मदद। इससे सेउनजू का यह विश्वास और पुख्ता हो गया कि कोई मास्टरमाइंड जरूर है। अपने पति की हत्या के पीछे सहायक ने किम के परिवार का हवाई अड्डे तक पीछा किया, यह संदेह करते हुए कि वे भाग रहे हैं देश से। हालांकि जब वह निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो सहायक अनजाने में देख लिया गया। इसके तुरंत बाद जीजा ने फोन करके बताया कि सहायक उसकी हिरासत में है और इसका इस्तेमाल करके उसने सेओ मंजू से मुलाकात की मांग की। मुलाकात के दौरान सेओ मंजू ने सीधे तौर पर अपने जीजा से पूछा कि वह जंग जुनिक का पता क्यों लगा रहा था। बिना किसी खेद के उसने घोषणा की कि जंग जुनिक एक जासूस था और कि उसकी निगरानी केवल अपने भाई को खुलासे से बचाने का एक प्रयास था। अगर जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाया कि एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जासूस था, यह भारी अस्थिरता पैदा कर सकता था। उन्होंने भी सान्हो का भी जिक्र किया और खुलासा किया कि एक अमेरिकी सैन्य ठेकेदार द्वारा उन्होंने आंखें। सेओ मंजू ने इन दावों को खारिज कर दिया। वह अमेरिका का शीर्ष भाड़े का सैनिक था जिसने यह संकेत दिया कि चर्च में बीन हो की उपस्थिति जंग जैनिक पर नजर रखने के एक अमेरिकी मिशन का हिस्सा थी, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संबंधों के लिए एक खतरा था। वह अपने पति की दयालुता और अपने देवर की उसकी स्थिति हड़पने की महत्वाकांक्षा को जानती थी। उसे संदेह था कि जासूसी का आरोप मनगढ़ंत था। आगे बहस करने को तैयार न होते हुए बहनोई ने सहायक को लाभ के रूप में इस्तेमाल करते हुए मांग की कि सेओ मंजू 24 घंटे के भीतर दक्षिण कोरिया छोड़ देंगे। उनके लिए उनकी राजनीतिक रूप से चतुर भाभी उनकी राष्ट्रपति पद की आकांक्षाओं में एक बाधा थी। सहायक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद सेओ मंजू ने समय के लिए खेल खेला और अस्थायी रूप से उसकी मांग मान ली। लेकिन अकेले में सेओ मंजू चर्च में पादरी से मिलने गईं, प्रार्थना समारोह में, लेकिन उन्हें मृत पाया। पादरी के कमरे के अंदर उनकी बेक सान्हो से फिर मुलाकात हुई। उन्होंने सियोंगजू को बचाया क्योंकि हत्यारा अभी भी मौजूद था। जिंदगी और मौत की जंग बेक सान्हो और हत्यारे के बीच शुरू हुई। पूछताछ करने पर हत्यारे ने सिर्फ इतना कहा कि गहरे समुद्र में व्हेल है और फिर उस अफरातफरी में भाग निकला। बेक सान्हो कमरे में एक गुप्त कोठा खोला और सेओजू को चर्च की गुप्त भूमिगत सुरंग में ले गया। वहां उसने सीधे उसकी पहचान पूछी। उसने बस बताया कि अमेरिकी सैन्य ठेकेदार के साथ उसका अनुबंध खत्म हो गया है। इसके अलावा उसने उसे बाइबल दी जो पादरी ने उसे दी थी, जिसके अंदर एक और खाली बिजनेस कार्ड था जिस पर सिर्फ एक फोन नंबर था। ऐसा लग रहा था कि पादरी का संबंध हत्या के मास्टरमाइंड से हो सकता है। बेक सान्हो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पादरी को जहर दिया गया था। सुरंग में बेक सान्हो को एक गुप्त पत्र और उस शराब की एक उपग्रह छवि मिली जो पुजारी ने उसके लिए छोड़ी थी। पत्र जंग जुनिक को संबोधित और अमेरिका द्वारा भेजा गया। सहायक विदेश मंत्री एंडरसन। इसे पढ़ने के बाद बेक सान्हो और सेओ मुंजू को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। उपग्रह चित्र में एक उत्तर कोरियाई परमाणु पनडुब्बी कैद हुई थी। इस स्पष्ट परमाणु खतरे का सामना करते हुए अमेरिका ने तुरंत एक रणनीति बनाई। उत्तर कोरिया के सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए एक आनुपातिक सटीक हमला करने की योजना बनाई।
कोरिया के परमाणु हथियार। एंडरसन इस योजना से चिंतित थे। अगर तनाव बढ़ता तो पूरा कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वी एशिया अंतहीन युद्ध में फंस जाता। एक कोरियाई अमेरिकी होने के नाते एंडरसन इस आसन्न संकट को रोकने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने पूर्व पति को लिखा, सहपाठी जंग जुनिक से मदद मांगी। सीओ मुंजू और बे सान्हो को यकीन था कि जंग जुन निक और पुजारी ने योजना बनाई थी कि मास के दौरान घोषणा करें कि कोरियाई प्रायद्वीप युद्ध के कगार पर है। अगले दिन अलग होने से पहले बीन हो ने सीओ मंजू को वह संत पदक दिया जो पुजारी ने उसे उपहार में दिया था, इस उम्मीद में कि यह उसकी रक्षा करेगा। अपनी पति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीओ मंजू ने राष्ट्रपति से मदद मांगने का संकल्प लिया। हालांकि जंग को एंडरसन का पत्र पढ़ने के बाद जुनिक राष्ट्रपति ने तुरंत उसे नष्ट कर दिया। सच तो यह है कि जंग जून की हत्या के बाद राष्ट्रपति को उत्तर कोरियाई परमाणु खतरे का पहले ही पता चल गया था। आने वाले परमाणु खतरे को रोकने के लिए युद्ध उन्होंने राजनीतिक का उपयोग करने की योजना बनाई कि सच्चाई को कवर करने के लिए पैंतरेबाजी। जंग जून की हत्या और मजबूत किया। अमेरिकी दक्षिण कोरिया गठबंधन अध्यक्ष एसियो मोजेयू को चेतावनी दी कि क्या आ रहा था युद्ध, कूटनीति नहीं, और उससे आग्रह किया, इससे दूर रहो। एसियो मोजेयू स्वीकार नहीं कर सका। राष्ट्रपति का भ्रामक निर्णय सच्चाई छिपाएं। उस पल में अलग अलग विकल्प रूट में लेना शुरू कर दिया। उसका दिल उसी दिन उसने उससे पूछा सास क्यों वह उससे सहमत थी। अगर वह जंग जुनिक से शादी करे उसकी पृष्ठभूमि से अस्वीकार कर दिया। सास ने स्वीकार किया कि यह इसलिए था सुंजू के पास एक दुर्लभ गुणवत्ता थी, लोगों को उस पर भरोसा करने की क्षमता बिना शर्त। अपनी सास के दृष्टिकोण को समझते हुए सोमजू ने एक साहसिक और अनोखा प्रस्ताव रखा। वह अपने पति के अधूरे रास्ते पर आगे बढ़ेंगी और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। अगर उनकी सास उनका पूरा समर्थन करती है तो वह अपने पति की सारी विरासत उन्हें सौंप देंगी जब वह उम्मीदवार बन जाएंगी। सास ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उनकी नजर में उनका छोटा बेटा अभियोजक अविश्वसनीय था और किसी को तो अपने सबसे बड़े बेटे की विरासत को आगे बढ़ाना ही था। सहमति बनने के बाद सौदा करने के बाद सेजू ने अपनी सास से अपने छोटे भाई से संपर्क करने को कहा। दामाद से उसने मांग की कि छोटा भाई उसकी सहायक को वापस कर दे, सुरक्षित, और वह चुनाव से हट जाए और 24 घंटे के भीतर देश छोड़ दें। युद्ध को रोकने के लिए सेओ मोंगजू सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। इस बीच यालू नदी पर बेक उत्तर कोरिया जाने की योजना बना रहे अपनी सान्हो, जो मूल रूप से जाने की योजना बना रहे थे, सेओजू के लिए चिंता का विषय था। उन्होंने उसके साथ खड़े होने का फैसला किया और इस संकट का सीधे सामना करने का फैसला किया। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उसकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सेओ मोंगजू ने सावधानीपूर्वक तैयारियां शुरू कर दी। वह सबसे पहले एक इतिहासकार और अपने दिवंगत पति के गुरु से मिलने गई। उत्तर कोरिया के रणनीतिक फैसलों का विश्लेषण करने में उनका सहयोग पाने की उम्मीद में प्रोफेसर ने सेओंजू को चेतावनी दी कि प्रायद्वीप पर युद्ध अवश्य है और अगर वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रयास करती तो वह इतिहास की लहरों में बह जाती। अविचलित सेओंजू दृढ़ रही। उन्होंने प्रण किया कि अगर प्रोफेसर उनकी मदद करें तो वे इतिहास की दिशा बदल देंगी। तो इसलिए मजू ने जनमत निर्माण में मीडिया की शक्ति को पहचाना। एक तस्वीर एक अमेरिकी समाचार एजेंसी द्वारा ली गई। हत्या के दौरान अपने पति की रक्षा करते हुए हत्या एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई, उसकी ताकत का, जिसने उसके अभियान को और मजबूत किया। इसके बाद उसने अपने देवर से उसकी बेवफाई के वीडियो सबूत और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के सबूत के साथ सामना किया। कोई और विकल्प न होने के कारण वह अनिच्छा से दक्षिण कोरिया छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी सास ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। उसने सेओम यहूदी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष ने धमकी दी कि अगर उन्होंने सेओजू को अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो वे अपनी नाजायज बेटी को बेनकाब कर देंगे। सेओजू को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अध्यक्ष के पास मानने और सार्वजनिक रूप से उनके अभियान का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके संयुक्त प्रयासों से सेओ मान जस की लोकप्रियता आसमान छू गई और वह अपनी पार्टी में अग्रणी उम्मीदवार बन गई। दिन 11 रविवार को सेओजू ने आधिकारिक तौर पर गुआंगवामुन स्क्वायर पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उसकी सास, जो गहराई से समझती थी, जनता की भावना को जानती थी कि लोगों की नजरों में सेओजू, जिसने अपने पति को गोलीबारी से बचाया था, उसे जॉन ऑफ आर्क के रूप में देखा जाएगा। अपनी बहू की इस छवि को बनाए रखने में मदद करने के लिए वह इस अवसर के लिए सेओजू का भाषण तैयार करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। इस बीच बेक सान्हो ने अमेरिकी
सैन्य ठेकेदार के साथ अपना अनुबंध नवीनीकृत किया और हथियार प्राप्त किए। हालांकि उन्हें इकट्ठा करते समय उन्होंने खुद को सोम का एक वीडियो देखते हुए पाया। दक्षिण कोरिया के राजदूत के रूप में यहूदियों का भाषण संयुक्त राष्ट्र में उनके लिए वह भी चमक रही थी। उस फुटेज में जब राष्ट्रपति को सो मंजू के चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें फोन किया। उनके स्वर में अस्वीकृति थी। उन्होंने उनके कदम को सीधी चुनौती के रूप में देखा, लेकिन सीओ मंजू ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्हें विश्वास था कि राष्ट्रपति की अमेरिका को खुश करने और राजनीतिक चालबाजियों से संकट को सुलझाने की योजना नाकाम हो जाएगी। उनका इरादा इस बात का पर्दाफाश करने का था कि सच। यकीन था कि बिना सच के कूटनीति का पतन निश्चित है। अपने अभियान की घोषणा वाले दिन सो मंजू संयमित और आत्मविश्वास से भरी खड़ी थी। अपनी टीम के साथ उन्होंने ग्वांगजस से मेमोरियल पार्क से देजास नेशनल कब्रिस्तान तक यात्रा की और एक भव्य प्रचार अभियान शुरू किया। अभियान का सभी मीडिया पर सीधा प्रसारण किया गया। मीडिया अंतिम पड़ाव सोल्स ग्वांग था, वामुन। लेकिन जैसे ही यह सब सामने आया, बेक सानहो को खबर मिली कि एक बम विशेषज्ञ दक्षिण कोरिया पहुंच गया है, जिसने रिपोर्ट की पुष्टि की। उन्होंने सुआन यहूदियों से तुरंत मुलाकात की और चेतावनी दी कि उसे सियोल जाने वाली ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही चढ़ चुकी थी। फोन पर बेकन हो की आवाज तेज हो गई। गंभीर, खड़े मत होइए, बम है आपकी सीट के नीचे। इस खतरे के सामने सेओ मंजू के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि लाइव प्रसारण रोक दिया जाए। उसे बचाने के लिए बेताब बेक सानहो तेजी से ट्रेन की ओर बढ़ा और आखिरकार अगले स्टेशन पर उससे मिल गया। ट्रेन के डिब्बे के अंदर बेक सानहो ने सीमेन जू की सीट पंचर कर दी। सच में एक टाइम बम छिपा हुआ था उसके नीचे। बम निरोधक दस्ते को अभी पहुंचना बाकी था और विस्फोट होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी थे। सियोजू को निर्देश देते हुए सियोजू को अपनी सांसें नियंत्रित करने के लिए बेक सानहो ने झट से उपकरण को अलग कर दिया। बम के एक तार को काटने के बाद उसने सियोजू का हाथ धीरे से पकड़ा, उसके शरीर से सटाया और अदलाबदली की। उसके साथ सीट पर खुद को सीधे बम के ऊपर रखकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। जैसे ही शेंजू सुरक्षित बाहर निकला, बेक सानहो ने अपनी सांस रोकी और विस्फोट होते ही अपनी सीट से उछल पड़ा। सीट लगभग नष्ट हो चुकी थी। शॉन जूस जब तक उसने बेक की पुष्टि नहीं की तब तक उसकी चिंता बढ़ती रही। सानहो घायल था लेकिन जीवित था और तभी ही उसका तनाव कम हुआ। विस्फोट के बाद उसके सहायकों ने उसे अपना कार्यक्रम स्थगित करने के लिए कहा, लेकिन सियोजू ने मना कर दिया। आराम करने के लिए और आगे बढ़ने पर जोर दिया। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के लिए योजना के अनुसार सियोल जाने। वहां पहुंचकर वह जनता के बीच राजनीतिक मंच पर तालियां बजीं। अपनी सास के आश्चर्य के बीच उसने पहले से लिखा हुआ कार्यक्रम छोड़ दिया। भाषण के बजाय उन्होंने दिल से बात की, अपने सच्चे अनुभव और अपने विश्वासों को भीड़ के साथ साझा किया। उन्होंने शपथ ली कि लोगों को विभाजन से ऊपर उठाकर एकता और आशा की ओर ले जाएंगी। उनके भावुक संबोधन से काफी देर तक तालियां बजती रहीं, यहां तक कि पहले हिचकिचा रहे पार्टी अध्यक्ष भी तालियां बजाने के लिए खड़े हो गए। दूर से बी सानहो देख रहे थे। सियो मंजू, उनकी आंखें छिपे हुए स्नेह से भरी थी। बाद में पुलिस स्टेशन पर बम विस्फोट की जांच में सहायता के लिए सेउनजू की निगाहें बेक सानहो पर टिकी रहीं। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उसने अनजाने में ही अपने दिवंगत पति द्वारा उपहार में दिया गया हार कस लिया। उस रात मजू जागती रही और चर्च में न केवल अपने पति के क्रॉस के साथ साथ बेकन हो सेंट पदक भी। वह उसके पीछे वहां गया। जब उसने पूछा कि वह बार बार क्यों दिखाई देता है जब भी वह खतरे में होती थी, बेक सानहो ने खुलासा किया कि उसके पति की हत्या के बाद से उसे पता था कि सियो मंजू अगली होगी। बम एक संदेश था अपराधियों की ओर से। कोई भी जो कोरियाई प्रायद्वीप के युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा वह नहीं बचेगा। उसकी बेहतर सुरक्षा के लिए बे सानहो ने खुद को उसकी मदद के लिए पेश किया। आने वाली आपदा को टालने के उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए उसे दृढ़ विश्वास था कि वह सफल हो सकती है। उसकी स्पष्टवादिता और उत्साह का सामना करते हुए सियो मंजू ने अपनी आखिरी हिचकिचाहट को दूर किया और उसका हाथ मिलाया और उसे काम पर रखने के लिए सहमत हो गई। इस बीच समुद्र में घूमते हुए भंवर और आने वाले तूफान उत्तर कोरिया से आने वाले परमाणु खतरे की झलक दे रहे थे। एक युद्ध विनाश का अपरिहार्य लग रहा था।